दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लास्टर के बाद आपको अपनी वॉल पर क्या कराना चाहिए? पीओपी पनिंग कराना चाहिए या फिर पुट्टी कराना चाहिए? चलिए फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने पीओपी पनिंग करा ली। अब उसके बाद आपको क्या कराना चाहिए? ऑयल बेस्ड प्राइमर कराना चाहिए या फिर डायरेक्टली पेंट करा देना चाहिए? चलिए मान लो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप पेंट कराने वाले हो, तो पेंट में कौन सा पेंट आपको कराना चाहिए? एशियन पेंट के काफ़ी सारे सीरीज आती है, ट्रैक्टर सीरीज, इमल्शन सीरीज, एक्वाडाइट सीरीज और रॉयल पेंट सीरीज। तो कौन सा पेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके बजट के हिसाब से, आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से सही बैठेगा और जो आपके दीवार को लग्जरी बनाएगा, लग्जरी फील देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अभियाना इंटीरियर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले मान के चलते हैं कि आपकी वॉल पर, आपकी दीवार पर जो सेंट और सीमेंट का प्लास्टर होता है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर क्या कराना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होती है? तो फर्स्ट स्टेप होती है कि आपको अपनी दीवार को स्मूथ करने के लिए उसके ऊपर पीओपी पनिंग या फिर पुट्टी या फिर एशियन पेंट की एक और पेस्ट वाली पुट्टी आती है, लिक्विड पुट्टी आती है, जिसे बोलते हैं एक्रेलिक पुट्टी। पेस्ट फॉर्म की एक पुट्टी आती है। अब आप यूँ पूछेंगे कि भैया अब इन तीनों में से कौन सा बेस्ट होने वाला है, तो थोड़े से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनके जान लेते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि भैया इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया पीओपी पनिंग और पुट्टी में से फिनिश में किसकी सबसे अच्छी आती है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि भैया फिनिश के मामले में पीओपी पनिंग ही जीत जाता है। अगर पीओपी पनिंग की फिनिश की मैं रेटिंग दूं तो ये 10 में से 6 या 7 रेटिंग में इस पीओपी पनिंग को दूंगा। वही अगर पुट्टी को मैं रेटिंग दूं तो 10 में से 4 नंबर या 3 नंबर ही उसको मैं रेटिंग दूंगा। तो फिनिश के मामले में हमेशा पीओपी पनिंग ही आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में कि किसकी कितनी क्या कॉस्टिंग होने वाली है। तो पीओपी पनिंग की फिनिश अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पुट्टी जो होती है उससे डबल कॉस्टिंग या ट्रिपल कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 50 रुपये 60 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपकी पीओपी पनिंग बनकर तैयार हो जाती है। वही पुट्टी की जो कॉस्टिंग होती है वो 15 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 20 रुपये पर स्क्वायर फीट में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी दीवार पर इन दोनों में से कंफ्यूज हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया पीओपी पनिंग ही आपको हमेशा करानी चाहिए फॉर द बेस्ट लग्जरी एंड स्मूदर फिनिश के लिए। अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में, किसे कहाँ पर आप कर सकते हैं, किसे आप इंटीरियर में कर सकते हैं, किसे एक्सटीरियर में कर सकते हैं। पुट्टी की बात करें तो भैया पुट्टी को नो डाउट आप इसे इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही आप कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर प्रूफ मटेरियल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीओपी पनिंग के बारे में। तो पीओपी पनिंग को आप सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर में ही कर सकते हैं, इसे एक्सटीरियर और आउटडोर में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर ये बनाया जाता है। पीओपी सीलिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो उसी मटेरियल से हमारी पीओपी पनिंग को करा जाता है जो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है। अब पीओपी पनिंग के कुछ ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका ब्रांड होता है सकरनी का एक पीओपी पनिंग आती है, दूधी का पीओपी पनिंग आता है और एक और आता है अग्रवाल की पीओपी पनिंग। तो ये तीनों बेस्ट ब्रांड है। इन तीनों में से कोई से ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं। पुट्टी के ब्रांड्स के बारे में बात करें तो एशियन पेंट की पुट्टी आती है, जेके, बिरला, इन सभी की आपको पुट्टी देखने को मिल जाती है और हमेशा ब्रांडेड पुट्टी के साथ ही आपको जाना है अगर आप पुट्टी करा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपने पीओपी पनिंग सिलेक्ट कर लिए, डिसाइड कर लिए, क्योंकि आपको अपनी वॉल को स्मूदर फिनिश देना है, काफ़ी लग्जरी फील देना है, इसीलिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाकर पीओपी पनिंग को सिलेक्ट कर लिया कि भैया एक बार पैसा लगा रहा हूँ तो अच्छा ही पैसा लगा देते पीओपी पनिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन होती है, मेंटेनेंस होती है, वो ड्यूरेशन तो काफ़ी ज़्यादा होती है, 5-6 साल आराम से चल जाता है और मेंटेनेंस इसकी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब बात करते हैं कि भैया पीओपी पनिंग का प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपकी जो दीवार है, सेंड और सीमेंट का प्लास्टर उस पर हो रखा है, उसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीन करना है, उसे साफ करना है। ठीक है, एक पेपर आता है और एक ब्रश आता है, उससे आपको साफ कर लेना है। उसके बाद पीओपी पनिंग करना है। तो पीओपी पनिंग को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली पीओपी मसाला लगकर फंटी से उसको लेवल में कर दो, या फिर दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्लम लेवल चेक करो या सूत लेवल चेक करो, उसके बाद आप पीओपी का मसाला लगाओ, फिर उसके बाद पीओपी पनिंग आप कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो आपके दीवार में किसी प्रकार
प्रकार का अंडुलेशंस रह गया पीओपी पनिंग के बाद। और अगर आप उसके ऊपर कोई सी भी लाइट चलाओगे, सीओबी लाइट अगर आपने उस दीवार के ऊपर लगाई तो आपको अंडुलेशन ईजिली विजिबल हो जाएंगे। इसीलिए पीओपी पनिंग करते समय आपकी दीवार पर किसी प्रकार के अंडुलेशन नहीं होनी चाहिए। आपकी दीवार हमेशा लेवल में ही पीओपी पनिंग होनी चाहिए। इसीलिए आपको उसमें सूत लेवल चेक कर लेना है, प्लम्ब लेवल पहले से ही चेक कर लेना है। सूत लेवल जैसे कि हम टाइल में स्लोप देते हैं, जब वहाँ पर हम सूत लगाते हैं तो उससे हमें क्या करता है कि हमें स्लोप चेक हो जाता है। सेम उसी प्रकार से आपकी दीवार हॉरिजॉन्टल अलाइन है या नहीं, हॉरिजॉन्टली अंदर बाहर तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए हम सूत लेवल चेक करते हैं। सेकंड, वर्टिकल लेवल चेक करने के लिए हम प्लम्ब लेवल का यूज़ करते हैं। प्लम्ब एक डिवाइस होता है, जब आपके घर में जो बाथरूम के वॉल के टाइल्स लगाए जाते हैं तो मिस्त्री एक प्लम्ब एक डिवाइस होता है जिसे ऊपर रखता है और नीचे उसे पता चल जाता है कि भैया ऊपर और नीचे की दीवार है वो वर्टिकली अलाइन है या नहीं। तो इस डिवाइस की मदद से हम हमारा जो प्लम्ब लेवल है, वर्टिकल लेवल है, पीओपी पनिंग में हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले वॉल को हमने क्लीन कर लिया, प्लम्ब लेवल और सूत लेवल चेक कर लिया। उसके बाद हमने बेंच मार्क लगा दिया कि भैया इतना अंदर करना है, इतना बाहर करना है, इतना mm करना है, इतना बाहर करना है। जनरली जो पीओपी पनिंग की जो थिकनेस होती है वो 4 mm से 10 mm तक की थिकनेस में आप पीओपी पनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 6 mm से 7 mm से ज़्यादा मत करिएगा। इसके बाद आपने बेंच मार्क लगा लिया, आपको पता चल गया कि भैया पीओपी पनिंग इससे अंदर इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आपको पीओपी का मसाले लेना है, आपकी दीवार पर लगा देना है और फंटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी मदद से आपको पीओपी पनिंग लेवल में ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टली करते जाना है। और उस फंटी से आप चेक भी कर सकते हैं कि भैया जो पीओपी पनिंग है वो लेवल में हो रही है या नहीं हो रही है। बीच बीच में आपको चेक करवाते इसे रहना है। अब जब आपके मिस्त्री ने पीओपी पनिंग पूरे दीवार पर कर दी होती है, इसके बाद आपको उसको ड्राई के लिए, सूखने के लिए उसको कुछ 1 या 2 दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना है, क्योंकि जो पीओपी पनिंग होती है उसकी जो सेटिंग टाइम होती है वो 1 से 3 दिन के बीच में वो सूख जाता है। और भाई अगर हम पुट्टी की बात करें तो वो 2 से 3 घंटे में आराम से वो सेट हो जाता है। उसके बाद हम पुट्टी का सेकंड कोट, थर्ड कोट आराम से कर सकते हैं। लेकिन पीओपी पनिंग का सेटिंग टाइम जो होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। तो 2 से 3 दिन के लिए हमें दीवार को फ्रीली छोड़ देना है। और इसी में एक एशियन पेंट की एक्रेलिक पुट्टी भी होती है जो पेस्ट फॉर्म में बनी बनाई आती है एक पैकेट में, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और वो जो एक्रेलिक पुट्टी होती है उसे आप इन दोनों के बीच का मान सकते हैं। फिनिश की अगर हम कंपेयर करें तो सबसे अच्छी फिनिश पीओपी पनिंग, सेकंड आ जाती है अपनी कौन सी एक्रेलिक पुट्टी एशियन पेंट की, और थर्ड फिनिश में आपको देखने मिल जाती है पुट्टी की। तो आप इस तरीके से उसे समझ सकते हैं, उसे भी अच्छे आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होती है कि इसके ऊपर आपको पेंट करना है फॉर द लग्जरी फिनिश के लिए, स्मूदर फिनिश के लिए। अब पेंट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि भैया आप डिस्टिम्बर भी कर सकते हो, प्लास्टिक पेंट भी कर सकते हो, इनेमल पेंट भी कर सकते हो। और जो एशियन पेंट की जो काफ़ी सारी सीरीज़ आती है डिस्टिम्बर और प्लास्टिक पेंट की, जो 20 लीटर की बाल्टी वाले जो पेंट होते हैं ना, उस पेंट की बात कर रहा हूँ, वो एशियन पेंट के होते हैं। एशियन पेंट के अंदर काफ़ी सारी सीरीज़ लॉन्च करती है, ठीक है, उसके फिनिशिंग के अकॉर्डिंग। ट्रैक्टर सीरीज़ हो गया, इमल्शन सीरीज़ हो गया, एप्कोलाइट सीरीज़ हो गया, लास्ट में रॉयल सीरीज़ जो काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया डिस्टिम्बर के बारे में, डिस्टिम्बर सीरीज़ के बारे में, जो कि एशियन पेंट की होती है, ठीक है। तो डिस्टिम्बर सीरीज़ में होता है ट्रैक्टर पेंट। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर पेंट की एक बाल्टी आती है 20 लीटर की, जिसकी जो कॉस्ट होती है 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की 20 लीटर की बाल्टी का पेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके फिनिश के बारे में बात करें तो इतनी अच्छी फिनिश नहीं देता है, क्योंकि ये डिस्टिम्बर होता है। अगर मैं 10 में से इसे रेटिंग करूँ तो मैं इसे 10 में से 2 ही नंबर दूंगा इसके फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो। इसके बाद बात करते हैं कवरेज के बारे में कि कितना कवरेज वाला हो जाता है। तो 1 लीटर इसका जो पेंट होता है वो आपको 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट तक आपका पेंट कर देता है, अगर उसके ऊपर आप 2 कोट ऑफ पेंट करते हो तो। लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया रेंटल अपार्टमेंट के लिए इसे यूज़ करिएगा, ऐसी जगह पर यूज़ करिएगा कि जहां पर आपको नहीं रहना है, जहां अगर आपको रेंट के लिए देना है वहां पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, लाइफ स्पेन होती है, वो 1 या 1.5 साल होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। हर साल आपको ये डिस्टिम्बर पेंट आपको कराना
पड़ेगा। और इस ट्रैक्टर सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारे पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर स्पार्क हो गया, एक ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस हो गया। तो इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी सेम जो मैंने अभी बताई है आपको सिमिलर ही होती है। अब बात करते हैं एशियन पेंट की इमल्शन सीरीज़ के बारे में। जो इमल्शन के पेंट होते हैं उसकी 20 लीटर की जो बाल्टी होती है भैया वो 2000 से 2500 तक के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ट्रैक्टर, इमल्शन, फिर एपोलाइट बताऊँगा, फिर रॉयल पेंट बताऊँगा। ये मैं एक सीरीज़ में बता रहा हूँ, सबसे बेसिक, फिर उससे एडवांस, फिर रॉयल पेंट जो होता है वो टॉप लेवल का होता है, उसकी कॉस्टिंग भी सबसे ज़्यादा होती है भैया, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इमल्शन के बारे में। 20 लीटर की इसकी जो बाल्टी होती है वो 2000 से 2500 की मिल जाती है। फिनिशिंग की बात करूँ तो भैया ट्रैक्टर से अच्छा फिनिशिंग होता है। 10 में से मैं इसको रेटिंग दूँ तो मैं 10 में से 3 नंबर में इसको रेटिंग दूंगा। 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट का कवरेज हो जाता है, जिसमें आप 2 कोट आराम से कर सकते हैं। लोकेशन इसे कहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए, रेंटल पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने घर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट कम हो तो। इसकी लाइफ के बारे में बात करें तो 1.5 से 2 साल की इसकी लाइफ होती है, यानी हर 2 साल में आपको ये पेंट कराना पड़ेगा। और ये जो इमल्शन पेंट होता है वो 100% प्लास्टिक पेंट नहीं होता है, ये 60% प्लास्टिक पेंट होता है और 40% डिस्टिम्बर से मिलकर बनाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के पेंट के बारे में, जो कि है एपोलाइट सीरीज, जो कि एशियन पेंट की तीसरे नंबर की अच्छी सीरीज आती है। एपोलाइट सीरीज की जो 20 लीटर की बाल्टी होती है वो आपको 4500 से लेके 5000 के बीच में आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। इसके कवरेज के बारे में बात करूं तो वही 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट का कवरेज 2 कोट में आपको ये दे देता है। इसके फिनिशिंग के बारे में बात करूं तो भैया जो मैंने पहले आपको बताया, ट्रैक्टर हो गया, इमल्शन हो गया, उससे फिनिश अच्छी ही होती है। रेटिंग में 10 में से दूं तो 10 में से 6 रेटिंग में इसके फिनिशिंग के मामले में मैं इसे दूंगा। इसके लाइफ स्पेन और ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो भैया ये 2.5 से 3 साल आराम से इसकी ड्यूरेबल होती है, लाइफ स्पेन होती है। तो हर 3 साल में आपको ये पेंट कराना पड़ता है। प्लास्टिक पेंट ये 100% प्लास्टिक पेंट होता है, इसमें कोई भी डिस्टिम्बर नहीं होता है। और जो इमल्शन सीरीज होता है वो 60% प्लास्टिक पेंट होता है और 40% डिस्टिम्बर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये 100% प्लास्टिक पेंट होता है। तो इसके साथ आप जा सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपका बजट ना ज़्यादा है ना कम है, बीच का बजट है, तो आप एपोलाइट सीरीज़ में ही जाइएगा। और इसी एपोलाइट सीरीज़ के अंदर और भी सीरीज़ के काफ़ी सारे पेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एपोलाइट शाइन हो गया, एपोलाइट शाइन एडवांस हो गया, एपोलाइट प्रीमियम हो गया, एपोलाइट काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइफ स्पेन होती है, फिनिशिंग होती है, वो ऑलमोस्ट इन सब की सेम ही होती है। थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस होता है, वो भी ज़्यादातर सेम ही होता है। अब बात करते हैं भैया टॉप के पेंट के बारे में, यानी जो आपके दीवार को एकदम लग्जरी फील देगा, जो बेस्ट रहेगा लग्जरी फील के लिए। ऐसे आप अपने होम इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने जो पुरानी जो पेंट्स बताए, उन पेंट्स की प्रॉपर्टीज़ तो इसमें है ही है, इसके साथ और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड हो जाती है, जैसे कि ये एंटी स्टेन होता है, एंटी फंगल होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट का रॉयल पेंट्स के बारे में, जिसकी 20 लीटर की बाल्टी आती है भैया। 11,000 से 13,000 की एक बाल्टी आती है 20 लीटर की। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। एपोलाइट के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, उसकी जो 20 लीटर की बाल्टी आती है वो 5,000 की आती है, और सीधा डबल से भी ज़्यादा हो गया रॉयल पेंट में 13,000 की 20 लीटर की इसमें बाल्टी आती है। लेकिन फिनिशिंग के बारे में बात करूं तो भैया इसकी जो फिनिशिंग होती है ना भैया, मैं 10 में से इसे रेटिंग दूँ तो 10 में से 9 नंबर में इसे रेटिंग दूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि भाई इसका जो कवरेज होता है वो कितना होता है। कवरेज सेम ही होता है, 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट का कवरेज 2 कोट में आपको ये दे देता है। लाइफ स्पेन के बारे में बात करूं तो भैया पैसा ज़्यादा है तो इसकी लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होती है। 4 साल तक ये आराम से पेंट टिक जाता है। हर 4 साल में आपको एक बार ये पेंट कराना पड़ता है, और ये 100% प्लास्टिक पेंट ही होता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है
तो गो फॉर रॉयल पेंट। आंखें बंद कर कर आप रॉयल पेंट के साथ जा सकते हैं। अब जैसे एप्कोलाइट की सीरीज थी उसके अंदर काफ़ी सारे पेंट थे, ऐसे ही रॉयल सीरीज है, रॉयल सीरीज के अंदर भी काफ़ी सारे पेंट है। रॉयल शाइन हो गया, रॉयल मैट हो गया, रॉयल एस्पिरो हो गया, रॉयल शाइन हो गया, इसमें काफ़ी सारे पेंट इसके देखने को मिल जाते हैं। अगेन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, कॉस्टिंग होती है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अब चलिए मान के चलते हैं कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप अपने वॉल के ऊपर रॉयल पेंट करोगे, तो अब उसका प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं कि आप किस तरीके से जो रॉयल पेंट करने की क्या प्रोसीजर होती है। तो हमने क्या कर लिया था भैया, पीओपी पनिंग डिसाइड कर लिया, ताकि मान के चल रहा है कि आपने पीओपी पनिंग कर रखी है, अब उसके ऊपर आपको रॉयल पेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सैंडिंग करनी है। सैंडिंग 220 नंबर से सैंडिंग करनी है। उसके बाद चौक मिट्टी का बेस लगाना है, फर्स्ट कोट ऑफ चौक मिट्टी करनी है। उसके बाद डबल से सैंडिंग करनी है। उसके बाद सेकंड कोट ऑफ चौक मिट्टी का बेस बना देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर कौन सा, ऑयल बेस प्राइमर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, उसका फर्स्ट कोट लगा देना है। उसके बाद अगेन आपको सैंडिंग करनी है। उसके बाद सेकंड कोट ऑफ प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेंटर को लग रहा है यहाँ पर सेकंड कोट ऑफ प्राइमर यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पर आपको तब कर लेना है सेकंड कोट ऑफ प्राइमर को यूज़, नहीं तो उसके बाद सैंडिंग करोगे। उसके बाद आपको फर्स्ट कोट ऑफ पेंट कर देना है। पेंट कौन सा, रॉयल पेंट का फर्स्ट कोट आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारी लाइट्स को ऑन कर देना है अपने रूम में। फिर आपको अपनी दीवार पर अंडुलेशंस चेक करना है कि भैया किसी प्रकार का अंडुलेशंस तो नहीं है। लास्ट में आपको चेक करना है, अगर अंडुलेशंस है तो उस अंडुलेशंस को चौक मिट्टी से आपको फिल कर देना है, ठीक है। फंटी की मदद से आपको अंडुलेशंस चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको फर्स्ट कोट ऑफ पेंट करना है, फिर उसको सूखने देना है। फिर आप सेकंड और थर्ड कोट ऑफ रॉयल पेंट आराम से कर सकते हैं। टोटल 3 कोट ऑफ आपको पेंट करने हैं अपनी दीवार पर फॉर द लग्जरी एंड स्मूदर फिनिश के लिए। तो दोस्तों ये था रॉयल पेंट का प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपनी प्लास्टर वाली दीवार को एक लग्जरी वाली दीवार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, इस वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजेबल है दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।